अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डिस्कशन में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की थी और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर 1 है उसकी जो एक्सरसाइज थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस असाइन किए थे। तो उनमें से कुछ जो है चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें थी। हमने एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 जो असाइन किया था, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, जैसे कि तार, सैंड, सिली पट्टी और जेलो एंड मोल्डिंग क्ले। बेसिकली मोल्डिंग क्ले ये आपने देखा होगा जिसके जरिए छोटे छोटे वो बना रहे होते हैं खिलौने टाइप, जिनको मोल्ड करके हमारे पास बच्चे भी इसको अक्सर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। टूथपेस्ट, बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो आम रूटीन में यूज़ होने वाली हैं। वैक्स, शेविंग क्रीम। तो इसके अंदर ये कहा गया था कि some of these objects, some of these substances exhibit characteristics of both solids and fluids। तो हमने इसकी बेसिकली इनको एक्सप्लेन करना था कि हर एक में से कौन कौन से का बिहेवियर जो है वो डुअल बिहेवियर है या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, मतलब सॉलिड बिहेवियर होता है या लिक्विड बिहेवियर है, और किन सर्कमस्टांसिस में ये सॉलिड या जो फ्लूइड है उसकी तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तार की। इनमें से इन तमाम सब्सटेंस में तार, सैंड, सिलिपटी, जेलो, मॉडलिंग क्ले, टूथपेस्ट, वैक्स और शेविंग क्रीम के अंदर से। तो अगर आप देखें जो जेल है या तार है या वैक्स है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं तीनों, तार, वैक्स और जेलो, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने देखा होगा कि आम रूम टेम्परेचर पे दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सारे के सारे क्या करते हैं, सॉलिड टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि यूं कह लें कि अगर सिंपल ऑर्डिनरी प्रेशर है तो वहां पर ये सॉलिड बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन अगर हाई प्रेशर एग्जर्ट की जाए, यहां पर मैं यूं लिख लेता हूं कि ऑर्डिनरी प्रेशर, लेकिन दो चीजें हो जाएं कि अगर हम इसको ये देखें कि हाई प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, हाई प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो फिर इन तीनों के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस चीज की आ जाती हैं, फ्लूइड की आ जाती हैं। और ना सिर्फ फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक हाई प्रेशर में आ जाती हैं, अगर हम एक और चीज हाई टेम्परेचर भी कर लें तो हाई टेम्परेचर पे ये बेसिकली लिक्विफाई हो जाती है। लिक्विफाई से मुराद ये है कि ये दोबारा से फ्लूइड, मतलब ये है कि हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पर ये क्या करती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं और इनके अंदर फ्लूइड जो हैं ये यूं कह लें कि विस्कस टाइप इसका होता है कि इसके अंदर फ्लूइड करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि कुछ कुछ
अगर हाई प्रेशर हो तो करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ना सिर्फ लिक्विड बन जाती हैं बल्कि ये टोटली फ्लूइड जो है, गाढ़ा मादा, जिसके बेहतरीन एग्जांपल कॉमन लाइफ में जो आप लोग देखते हैं ना, वो तारकोल आप देखते हैं कि तारकोल आपको देखने में लगता है कि वो बड़ा हार्ड किस्म का होता है, मतलब सॉलिड टाइप का होता है, लेकिन जब इसको आप लोग चेक करते हैं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस तो ये बल्कि मतलब हाई टेम्परेचर इसको दिया जाता है, जब जिस तरह सड़कों पे फेरने से पहले इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो ये विस्कस लिक्विड के तौर पर क्या कर रहा होता है, मतलब बड़ा गाढ़ा सा माया बन जाता है मुकम्मल। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये फ्लूइड का भी प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है। अच्छा, इसी तरीके से जो मॉडलिंग क्ले है जो आम रूटीन में बच्चे यूज कर रहे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं उसे। अब हम बात कर लेते हैं मॉडलिंग क्ले की। अच्छा, ना सिर्फ मॉडलिंग क्ले बल्कि जो सिली पट्टी है ये भी वैसा ही बिहेवियर शो करती है कि अगर हम इनको ये देखें कि अगर इनको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आराम से हम दबाने की कोशिश करें, ये यूं कह लें कि स्लो शेयरिंग हो, स्लो शेयर स्ट्रेस हो, या यूं कह लें कि इनकी जो इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए वो थोड़ा कम किया जाए, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में तो ये फ्लूइड की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जब सडन स्ट्रेस इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो अंडर सडन स्ट्रेस ये क्या करती हैं, इनका जो बिहेवियर होता है वो मतलब ये फौरन ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाने से मुराद है कि ये बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं जैसे सॉलिड्स ने बिहेव करना होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इनके ऊपर स्लो स्ट्रेस अप्लाई होता है तो तब ये फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, और अगर इन पे सडन स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो फिर ये यूं कह लें कि सॉलिड्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर देखें सॉलिड की भी करेक्टरिस्टिक और फ्लूइड की भी। पहले वाले में भी हमने बात की कि उनके अंदर सॉलिड की करेक्टरिस्टिक अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जब हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो फिर ये हाई प्रेशर पे फ्लूइड लाइक करेक्टरिस्टिक आ जाती हैं, और हाई टेम्परेचर पे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यूं कह लें कि प्योरली जो है ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज या विस्कस फ्लूइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज यहाँ पे दी हुई है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट भी उसी तरीके से कि आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट आम रूटीन में अगर रखा रहे, ठीक है, ये ट्यूब के अंदर मौजूद हो तो फिर ये सॉलिड टाइप का होता है, जमी हुई फॉर्म में होती है। अच्छा, लेकिन जब आप ट्यूब को बड़ी सख्ती के साथ प्रेस करते हैं, ये यूं कह लें इन ट्यूब ये सॉलिड होता है, और व्हेन ट्यूब इज स्क्वीज्ड, जब इसको हम दबाते हैं बड़ी तेजी के साथ, ये यूं कह लें कि प्रेस करते हैं, तो फिर क्या है, ये जब बाहर निकलता है तो इट फ्लोज, बेसिकली इसके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं। तो इसके अंदर जो फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक है या फ्लूइड बिहेवियर है वो टूथपेस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। और यही काम ना सिर्फ टूथपेस्ट करता है बल्कि जो शेविंग क्रीम है वो उसी को भी आप इसी कैटेगरी के अंदर ही डाल लें कि शेविंग क्रीम भी इसी तरीके का उसका बिहेवियर होता है। अच्छा, रह गई सिर्फ इसके अंदर से जो आपको दिए थे, यानी कि जो हम दोबारा देख लेते हैं, हमने तार को, सिलीपट्टी को, जेल को, जेलो, टूथपेस्ट, मॉडलिंग क्ले, वैक्स, शेविंग क्रीम, इन सबको डिस्कस कर लिया। अब क्या चीज रहेगी, सिर्फ सैंड रह गई। तो सैंड को जब आप लोग देखते हैं तो सैंड में क्या है कि हम आम रूटीन में ये देखते हैं कि इसके जो टीले आप लोगों को नजर आते हैं उसमें ये क्या होती है, सॉलिड टाइप की करेक्टरिस्टिक होती है इसके अंदर, ठीक है। और लेकिन जब ये किसी ढलान पे इंक्लाइंड सरफेस हो तो तब रेत बिल्कुल वैसी होता है जैसे ये क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, मतलब इसके अंदर फ्लोइंग बिहेवियर उस वक्त हमें नजर आ रहा होता है किसी हद तक। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर भी दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं।
अच्छा, एक तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने दी थी कि आप लोगों ने जब भी एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज के दौरान ये वाला काम आप लोगों ने देखना है। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन दी है, इसको इन्हीं चीज़ों को आप लोगों ने राइट कर लेना है उस सारे प्रोसेस के दौरान। जो और चीज़ें साथ आप लोगों को असाइन की थी वो क्या है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, और उनके साथ में हमने बात की थी यूनिट्स की। तो डिफरेंट डायमेंशंस और यूनिट्स को हमने डिस्कस कर लिया था कि उनकी डायमेंशंस क्या बनी थी। डायमेंशंस थोड़ी सी मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। लेट्स सपोज किसी एक की भी डायमेंशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप जब डायमेंशंस निकाल रहे होते हैं ना, तो डायमेंशंस के लिए आप लोगों को जो बात भी याद हो वो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि प्रेशर की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अब जब प्रेशर की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है ना, अच्छा, डायमेंशन के लिए ये ज़रूरी है कि अब आपने फोर्स को एज अ प्राइमरी डायमेंशन लिया है या सेकेंडरी। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने फ़र्ज़ किया फोर्स को जो है ना सेकेंडरी डायमेंशन लिया है और मास को प्राइमरी लिया है। तो प्रेशर जो होता है वो हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब फोर्स जब डायमेंशंस की बात आएगी तो इसका मतलब ऊपर फोर्स की डायमेंशन है, नीचे एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, यानी कि लेंथ स्क्वायर की डायमेंशन है। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन कैसे आती है? अब या तो आप लोग फोर्स F इज इक्वल टू एम ए कर लें कि मास की डायमेंशन एम आ गई, और एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को अगर आप लोग v ओवर टी देखें, अच्छा 1 ओवर टी को लैदा कर लें, v को आप लोग d ओवर टी देखें, तो L ओवर टी स्केयर डायमेंशन या तो सेपरेट से इसकी फाइंड आउट कर लें, या फिर मीटर पर सेकंड स्केयर चूंकि इसका यूनिट होता है तो लेंथ ओवर टाइम स्केयर इसका हम डायमेंशन कह सकते हैं। एम एल ओवर टी स्केयर जो है फोर्स की डायमेंशन आ गई, और ये एल स्केयर जो है वो एज इट इज है हमारे पास एरिया की, तो एक लेंथ लेंथ से कैंसिल आउट हो गई है, तो एम ओवर एल टी स्केयर। अच्छा, ये आ गई है डायमेंशन किसकी? प्रेशर की। अब आपसे जो मर्जी चीज पूछ ले, लेट सपोज मैं बात करता हूं कि आपसे ऐसा यूनिट में इसका यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट पूछ लिया गया, तो आपने देखना है कि मास का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता क्या है, वो हमारे पास किलोग्राम होता है। ठीक है, लेंथ का क्या यूनिट होता है? लेंथ के लिए हमारे पास मीटर है, और टाइम का क्या है जी? सेकंड है, तो टाइम स्क्वायर है तो सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर लेट्स सपोज आप लोगों से कह दिया कि इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में बता दें जी आप कि यूनिट क्या बनेगा इसका। ठीक है ना, इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में कह दे, ब्रिटिश ग्रेविटेशनल में कह दे, जिसमें भी कह दे आप लोगों को। लेट्स सपोज मैंने इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में उसने कह दिया कि इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम में बताएं जी क्या होगा, तो आप लोगों ने तब भी मास का ही यूनिट लिखना है कि इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर मास का यूनिट होता क्या है? स्लग होता है। ठीक है ना, लेंथ का क्या होता है? लेंथ का हमारे पास फीट होता है, टाइम का सबके अंदर ही सेकंड होता है। तो लें जी ये यूनिट्स। तो इस तरीके से आप लोगों को जब भी डायमेंशंस की बात जरूरत पेश आए या फिर आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत पेश आए, तो आप लोग डायरेक्ट इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों को असाइन की गई, और दूसरा ये एक एग्जांपल लास्ट आप लोगों को दी थी, उसमें जो बिहेवियर, जो प्रोसीजर बुक ने किया है और फिर आप लोग जो कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पास्कल जो कि प्रेशर का यूनिट है, इसको आप लोगों ने पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। तो 1 पास्कल हमने ये कहा था कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब जब इससे पहले आप लोगों को करवाया गया ना, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन वहां पर जब हमने पहले किया ना, वो ये किया है कि अब न्यूटन तो चाहिए नहीं, मैंने तो इसको कन्वर्ट करना है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंचेस में। पाउंड फोर्स में लेके आना है, तो पाउंड फोर्स और न्यूटन का जो रिलेशन है ना, कि 1 पाउंड फोर्स बराबर होती है 4.448 न्यूटन के। तो मैं इस रिलेशन को इधर यूं लिखूं, 1 पाउंड फोर्स बराबर है 4.448 न्यूटन। ये न्यूटन न्यूटन से कैंसिल होगा, वो यूं कहता था पहले। लेकिन अगर आपको ये याद हो कि 1 पाउंड फोर्स इतने न्यूटन के इक्वल है, तो 1 न्यूटन, न्यूटन की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1 ओवर 4.448 पाउंड फोर्स, ये किस में कन्वर्ट हो गया? पाउंड फोर्स में डायरेक्ट, ओवर मीटर स्क्वायर। ये लें जी, ये आपके पास 1 ओवर 4.448 पाउंड फोर्स पर मीटर स्क्वायर था। अब मीटर स्क्वायर को इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब 1 मीटर के अंदर कितने इंच होते हैं?
ठीक है ना। स्क्वायर इंचेस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्क्वायर इंचेस की अगर बात करें तो 39 जो इंचेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आती है मीटर की, उसमें कन्वर्ट कर लें। या आपका इंचेस का कोई एक रिलेशन आप लोग याद कर लें कि 1 इंच जो है किसके इक्वल होता है, 0.0245 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर, ये यूं कह लें कि इसको आप लोग जब नीचे ले आएंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/0.0254 इंचेस। तो ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया। तो मीटर में आप लोग, चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास मीटर है, तो मीटर की जगह पे 1/0.25 इंचेस जब लिखना है तो ये जो है हमारे पास वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी कि इसको कहूंगा 0.0254, 1 ओवर समथिंग इंच था ना, तो ओवर इंच। लेकिन स्क्वायर है मीटर का, तो इंचेस का भी स्क्वायर ले लें। तो ये इस तरीके से वैल्यूज, मतलब आप लोग डायरेक्ट पुट करने के प्रोसेस में काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये कहें कि 1 स्क्वायर इंच इतने स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, तो ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ऐसे भी आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर आप लोगों को बेसिकली बताने थे कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वो टर्म्स साथ साथ उसके लिखें और उसकी जगह पे फिर उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी, ये हमारे पास जो प्रीवियस उससे रिलेटेड था जो हमने काम किया। तो अब हम अपने चैप्टर की तरफ जाएंगे, जो कि चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है। और वो चैप्टर कौन सा है हमारा, वो चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स को सीखने के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज आप लोग डिस्कस करेंगे वो थ्रू आउट दिस बुक यूज होंगी, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प आउट करेगी आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात हो रही है वो टॉपिक है फ्लूइड एज अ कॉन्टिन्यूम। अब कॉन्टिन्यूम क्या चीज है, ये कॉन्टिन्यूम से हम क्या मुराद लेते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पर इसको मैं थोड़ी सी डिस्कशन इसकी करता हूँ, डिस्कशन इसके बाद करता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द फ्लूइड्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग एयर एंड वाटर। वो कहते हैं कि हमारा जो कॉमन फ्लूइड जिससे फेमिलियर हैं, या क्योंकि हमने ये कहा कि फ्लूइड जो है वो 2 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लिक्विड्स में और गैसेस में। तो लिक्विड्स की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर है, और गैसेस की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एयर है। तो यहाँ पर उसी वाले से कहा कि हमारे पास जो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास एयर और वाटर हैं। वी एक्सपीरियंस दैम एज अ स्मूथ, और हम इनको क्या करते हैं, स्मूथ काउंट करते हैं, एज बीइंग अ कॉन्टिन्यूस मीडियम। और क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस मीडियम है, अनलेस वी यूज स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स। अच्छा, अब याद रखें जब भी आप लोग लिक्विड को देखते हैं, अब मैं देखने से मुराद ले रहा हूँ, ये जो ब्लू नजर आ रहा है ना, ये सारा ब्लू, इससे मुराद ले रहे हैं कि ये वाटर ड्रॉपलेट है बड़ा सारा ना। तो जो ओवरऑल लिक्विड आपको नजर आते हैं कॉन्टिन्यूस मीडियम है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपको डिफरेंशिएटेड पार्ट इसके नजर नहीं आ रहे, अलग-अलग नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें और छोटा करते रहें, मजीद छोटा करते रहें, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स आप लोगों को अलग-अलग नजर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो मॉलिक्यूल्स अलग-अलग नजर आएंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स अगर अलग-अलग नजर आएंगे तो मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि यूनिट एरिया, फर्ज किया ये जो मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा यहाँ पे कि वो यूनिट एरिया है। लेट्स सपोज ये यूनिट एरिया है, इतना सर्कल यूनिट एरिया है। अच्छा, उतना ही सर्कल मैंने यहाँ पे भी ड्रा कर लिया और 2 सर्कल ड्रा कर लिए। अब दोनों सर्कल्स को आप लोग गौर से अगर देखें तो इस सर्कल के अंदर तो एक मॉलिक्यूल है, दूसरे सर्कल में उतना ही बड़ा सर्कल है लेकिन मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है।
उसकी रीजन ये है कि जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, हो सकता है किसी एक के अंदर स्पेस ज्यादा आ जाए, एक के अंदर स्पेस कम आ जाए, तो जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो डिफाइंड नहीं रहेगा उस टाइप का कि यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है ना। तो जो स्पेसेस, कोई छोटा सा एरिया लेके उसमें स्पेस ही आ जाए सारी की सारी, किसी के एरिया के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाए करीब करीब, तो मामला जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए वो ये देखें, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द अंडरलाइंग मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द फ्लूइड्स। वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर नेचर से हमें नहीं पता। दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज वन ऑफ विच मास इज नॉट कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्पेस बट इज concentrated in molecules that are separated by relatively large regions of empty spaces। तो कह रहा है कि जब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं ना तो तब ये कंटिन्यूस नहीं होता वाटर हमें नजर आता, बल्कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ही सारी की सारी मास है मौजूद, और वो अलग-अलग एक दूसरे के पास कहीं कहीं पड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखें मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, यहाँ पे मास पड़ी, यहाँ पे पड़ी, फिर यहाँ पे पड़ी, दूर दूर कहीं कहीं क्या है हमारे पास मौजूद है। अच्छा, the sketch of figure 2.1a shows that a schematic presentation of this, a region of space filled by stationary fluid looks like a continuous medium, but if we zoom, ये हमारे पास एक continuous medium के तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन वो कहता है कि जब इसके अंदर एक छोटे से क्यूब को जूम करते हैं, बड़ा सारा करके देखते हैं, तो इसके जो सारा मास है वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नजर आता है, दूर दूर नजर आता है। वी कैन सी दैट वी मोस्टली हैव एम्प्टी स्पेसेस, तो हमें एम्प्टी स्पेसेस नजर आते हैं। विद गैस मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड अराउंड, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो दूर दूर जो है वो मौजूद है। मूविंग एट हाई स्पीड, जो कि बड़ी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। नोट दैट द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज जनरली एग्जेगरेटेड। अच्छा, यहाँ पर एग्जेगरेटेड से मुराद क्या है? दिस वुड बी ऑलमोस्ट इनविजिबल इवन एट दिस स्केल। हमने तो ऐसे ही जूम करके इतना देख लिया करा कि उस पर भी नजर नहीं आएंगे, बड़ी दूर दूर फिर होते हैं। वी हैव प्लेस्ड वेलोसिटी वेक्टर्स ओनली अ स्मॉल सैंपल, तो हमने थोड़े से सैंपल के वेलोसिटी वेक्टर लिए। वी विश टू आस्क व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम दैट अ पॉइंट सी मस्ट बी सो दैट वी कैन टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूस फ्लूइड प्रॉपर्टी सच एज डेंसिटी एट अ पॉइंट। तो हम यही जो बात कर रहे हैं कि इसमें कहीं पे डेंसिटी डिफरेंट है, कहीं पे डेंसिटी डिफरेंट है। तो ये वेलोसिटी पार्टिकल देखे दिखाया मैंने कि कहीं से वेलोसिटी इधर अंदर है, कहीं से बाहर जा रही है। तो हम क्या चाहते हैं, हम अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम फ्लूइड को ऐसे नहीं देखना चाहते कि दूर दूर बिखरा पड़ा हो, कि इसके जो पार्टिकल फॉर्म में बहुत दूर दूर मौजूद हो, बल्कि हम इसको कैसे देखना चाहते हैं कि कम अज कम वो वॉल्यूम ज्यूम करें जहां पर हमें ये कनेक्टेड मीडियम या यूं कह लें कि कंटिन्यूस मीडियम की फॉर्म में नजर आए। ठीक है ना? तो वो मिनिमम वॉल्यूम जो होगा, लेट्स सपोज डेल्टा वी प्राइम का नाम दे दिया उसने। In other words, under what circumstances can a fluid be treated as a continuum for which by definition properties varies smoothly from point to point? तो continuum basically वो कम से कम वॉल्यूम है, मतलब कंटिन्यूम मतलब कनेक्टेड मीडियम है। तो इसके लिए आपको कम से कम एक मखसूस बात सेट करनी होती है कि आप जूम करते हुए भी एक स्पेसिफिक हद तक जाएंगे, उससे आगे मूव नहीं करेंगे, ताकि आपको ये सारे का सारा जो फ्लूइड है वो एज अ कनेक्टेड मीडियम नजर आए और आप उसको एज अ कॉन्टिन्यूस मीडियम के तौर पर क्या कर सकें, एज्यूम कर सकें। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूम इज द बेसिस ऑफ अ क्लासिकल फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपने जब भी डिस्कशन करनी है फ्लूइड की, तो फ्लूइड को मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं देखना, बल्कि उससे ऊपर देखना है जहां पे कनेक्टेड मीडियम के तौर पे आप लोगों को नजर आए। मतलब इस फॉर्म में नहीं देखना आपने कभी भी इसको, आपने इस फॉर्म में देखना है जहां पर ये आप जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट है तो जुड़ा हुआ है ना वो ओवरऑल, आपने उसको इस फॉर्म में नहीं देखना कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे नजर आए, वहां पे डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हो पाएंगे। Consider how we determine the density of a point. Density is defined as, ये यहाँ पे वही एग्जांपल दे दी जो मैंने अभी आप लोगों को दी है कि डेंसिटी को ही जैसे हम अगर मेजर करना शुरू कर दें, तो डेंसिटी भी जब मेजर करेंगे तो नंबर ऑफ, लेट्स सपोज हम किसी भी जगह पे बात कर लें कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और इस एग्जांपल के अंदर इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर आप लोगों के पास
मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल की हम बात कर लेते हैं। एवरेज डेंसिटी इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम, से एवरेज बिकॉज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डेल्वी एंड हेंस द डेंसिटी फ्लक्चुएट्स। आज सादा सी बात है, जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग दूसरे डिफरेंट है, तो हर यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के पास जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम डिफरेंट हो। यहाँ पे ये जो चीज़ दी है ना, ये यूनिट वॉल्यूम की बात करें कि हर यूनिट वॉल्यूम के अंदर देखें मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर नीचे जो है वो हो रहा है। कहीं पे मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो हम एक एवरेज लाइन ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन एवरेज वैल्यू हमारे लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो हमें अब पता चल गया कि हम कभी भी इसके पार्टिकल लेवल पर नहीं जाएंगे, बल्कि उस लेवल तक रहेंगे जहां पर फ्लूइड हमें एज अ कनेक्टेड मीडियम नज़र आता रहे। उससे ज़्यादा जूम या उससे ज़्यादा बेसिक लेवल की तरफ हम मूव करने की कोशिश नहीं करते। As a consequence of the continuum assumption, each fluid property is assumed to have a definite value at every point in space. तो continuum assumption के अंदर हर fluid property की जो है वो एक मखसूस वैल्यू होती है हर पॉइंट पे। यानी कि ये है कि आप जब डेंसिटी है ना, तो जब कनेक्टेड देखेंगे तो फिर जहां पर वो पहली दफा हमें कनेक्टेड नजर आ रहा है, तो फिर उस सारे रीजन के ऊपर डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट के लिए हमारे पास फ्लूइड प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू होगी जब हम कंटिन्यूम अजम्पशन कर लेते हैं, जब कंटिन्यूस अजम्पशन ले लेते हैं। Thus, fluid properties such as density, temperature, velocity, and so on are considered to be continuous function of position and time. तो इनको continuous function of position and time consider किया जाता है। Let's suppose हम definition of density जब करते हैं, तो density is equal to डेल्टा एम ओवर डेल्टा वी की बजाय हमने क्या कर लिया है, साथ में हमने लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू डेल्टा वी प्राइम के वहां पर डेंसिटी डिफाइन करनी है जहां पर डेल्टा वी प्राइम वॉल्यूम को अप्रोच कर जाए, और ये वो मिनिमम वॉल्यूम है, वो मिनिमम वैल्यू है वॉल्यूम की जहां पर पहली दफा हमें एज अ कनेक्टेड मीडियम या एज अ कॉन्टिन्यूम हमें फ्लूइड नजर आना शुरू हो जाता है। सिंस पॉइंट सी वाज आर्बिट्रेरी, सी पॉइंट कहता है कि आर्बिट्रेरी था, द डेंसिटी एट एनी अदर पॉइंट इन द फ्लूइड कैन बी डिटरमाइन इन द सेम मैनर। जाहिर है ये ज़रूरी नहीं कि पॉइंट सी पे ही देखनी है, सी के अलावा भी किसी भी पॉइंट पे मेजर की जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी इज मेजर्ड साइमल्टेनियसली एट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द फ्लूइड, we would obtain an expression of the density distribution as a function of the space coordinate। तो मुख्तलिफ जगहों पर जब डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि डेंसिटी जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स का क्या है, फंक्शन है at any instant of time। The density at a point may also vary with time। और डेंसिटी जो है विद टाइम के लिहाज से क्या कर सकती है, चेंज भी हो सकती है। और दस द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेंसिटी इज गिवन बाय, टाइम के लिहाज से चेंज हो सकती है, तो इसका मतलब टाइम डिपेंडेंट है। तो ना सिर्फ ये पोजीशन टू पोजीशन, पॉइंट टू पॉइंट मूव कर सकती है, बल्कि चेंज हो सकती है, बल्कि क्या है हमारे पास टाइम के लिहाज से भी। तो इसका मतलब डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली द स्पेस वेरिएबल एक्स वाई जी, बट दिस में आल्सो डिपेंड अपॉन टी। तो हमने इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जब लिखी है डेंसिटी की, तो रो इज इक्वल टू रो ऑफ एक्स वाई जी एंड टी। Since density is a scalar quantity requiring only the specification of a magnitude for a complete description, तो डेंसिटी जो है चूंकि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगी इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस वजह से इसको ये जो तमाम फील्ड वेरिएबल्स हैं इन पे चूंकि डिपेंड कर रही है रो, तो इस वजह से रो जो है ये फील्ड है और स्केलर फील्ड है, क्योंकि इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से ये स्केलर फील्ड है। An alternate way of expressing the density of a substance is to compare it to an accepted reference value, typically the minimum density of water। तो एक और तरीका भी है इसको डेंसिटी को मेजर करने का। क्या चीज़, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ इसको अगर कंपेयर किया जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें हासिल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन भी आ गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज टिपिकली 13.6 है,
और मरकरी इज 13.6 टाइम डेंस देन, और इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है वाटर की डेंसिटी, जो हम वाटर की डेंसिटी को लेंगे वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो आंसर 1 आएगा ना, कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ले लेते हैं, और बाकी तमाम की जो ग्रेविटी है उसको हम किसके साथ, वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, जिसका आंसर 13.6 आया। इसका मतलब जो मरकरी है वो पानी से 13.6 टाइम्स क्या है, ज़्यादा डेंस है। इसी तरह लास्ट में अपेंडिक्स है, इसी बुक की आप लोगों को बुक मैंने प्रोवाइड की है। इस बुक के जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर एक अपेंडिक्स दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, जहाँ पर इसकी जो डिफरेंट और ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो डेंसिटी के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में टेबल बनाया गया है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट गामा of a substance is another useful material property. ये भी एक material property है. It is defined as the weight of the substance, W is equal to mg per unit volume. Weight per unit volume को हम specific weight का नाम देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है जो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो गामा इज इक्वल टू रो जी भी आप लोग लिख सकते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो है कि कुछ बेसिक नॉन वैल्यूज़ आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, कि वाटर की जो स्पेसिफिक वेट है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, या फिर 62.4 पाउंड फोर्स पर फीट क्यूब। तो ये वैल्यूज़ मतलब आप लोग देख सकते हैं। मरकरी की जिस तरह आई है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन, डेंसिटी को डिफाइन किया हमने, स्पेसिफिक वेट को डिफाइन किया। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हमने देखे, कि जब थ्रू आउट दिस बुक हमने फ्लूइड को डिस्कस करना है, तो हम फ्लूइड को एज अ कॉन्टिन्यूम डिस्कस करेंगे, यानी कि कनेक्टेड मीडियम डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाएंगे, या वहां तक डिस्कस करेंगे जब पहली दफ़ा हमें फ्लूइड एज अ कनेक्टेड मीडियम या कॉन्टिन्यूस मीडियम के नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जब हमें फ्लूइड कॉन्टिन्यूस मीडियम की तरफ तौर पे नज़र आएगा, या फिर पहली दफ़ा जब हमें कनेक्टेड मीडियम के तौर पे नज़र आएगा, तो वहाँ से आगे हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो ये उसके लिए यहाँ पर देखें, एक तो ये हमने डेफिनेशन स्पेसिफिक वेट की आज कर ली, स्पेसिफिक ग्रेविटी की है, उनकी वैल्यूज़ मरकरी की और वाटर की, और डेंसिटी को डिफाइन कराया है, डेंसिटी का एक प्रॉपर फार्मूला यहाँ पर मौजूद है। और फिर हमने इसके बाद कॉन्टिन्यूम, कि फ्लूइड एज अ कॉन्टिन्यूम किस टाइप का होता है, कि हमारे पास अगर कनेक्टेड मीडियम है तो ये हमारे पास जो है वो सेपरेटेड मीडियम के तौर पे हमें नज़र आ रहा है। और पूरी बुक के अंदर हम बार बार जब भी फ्लूइड को डिस्कस कर रहे होंगे, तो फ्लूइड का मतलब वहाँ पर ये मॉलिक्यूलर लेवल नहीं होगा, बल्कि कनेक्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूम फॉर्म में हमें जो है वो फ्लूइड वो नज़र आ रहा होगा, ऐसे नहीं होगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हम उसको देख रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको देखना है। जो भी इश्यूज़ हों वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप पे पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस लेक्चर सीरीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो है वेलोसिटी फील्ड को डिस्कस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।